हेलो क्लास 8। ये आपके हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जो है इतिहास का व्यापार से क्षेत्र तक के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर में लघु प्रश्न उत्तर है। ठीक, तो आपका जो पहला प्रश्न आता है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। जो मुगल साम्राज्य था वो किस तरीके से उसका पतन होने लगा, किस तरीके वो समाप्त होने लगा, तो इसमें इसका उत्तर लिखना है आपको। तो उत्तर है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण स्थानीय सूबेदार और जमींदारों ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। जितने भी स्थानीय सूबेदार थे, जमींदार थे, उन्होंने क्या करा, अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया गया और क्षेत्रीय राज्य स्थापित कर दिए। अपने अपने क्षेत्र में वो अपने अपने राज्य लेकर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग राज्य के, अलग अलग साम्राज्य के लोग क्या हो गए, उभरने लगे। जैसे प्रताप थे, चौहान थे, सब ने अलग अलग अपने राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए थे। और ऊपर से हमने मुगल साम्राज्य की क्या थी, एक नेगेटिव इमेज, एक गलत अवधारणा बनती जा रही थी और सबको समाप्त होने लगा था। भारत के विभिन्न हिस्सों में शक्तिशाली क्षेत्र राज्य उभरने लगे थे, तो अलग अलग राज्य उभरने लगे। केंद्र में पूरे क्षेत्र पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था। कोई जितना भी था प्रभावी नियंत्रण सबका खत्म होता जा रहा था। जितने भी मुगल शासक थे वो कैसे बनते जा रहे थे, वो पपेट नवाब बनते जा रहे थे। यानी कि एक कठपुतली नामक जो नवाब होते हैं ना, वैसे नवाब बनते जा रहे थे। उनके कार्य से जो जनता थी वो खुश नहीं थी। इस कारण ये भी एक कारण था कि मुगल साम्राज्य का क्या होने लगा, पतन होने लगा। केंद्र में पूरे क्षेत्र पर कोई प्रभावी का नियंत्रण नहीं था। अंग्रेज एक राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या होने लगे थे, उभरने लगे थे। क्लियर। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब और कैसे पैर को रखा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत कब आई, कैसे आई, तो लघु में हम इसे कैसे लिखेंगे। देखो 1600 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त किया था। तो सबसे पहले क्या था, हमारी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले लाइसेंस प्राप्त करा था भारत के अंदर व्यापार करने का। कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिला था। जो कंपनी थी उसको अधिकार था कि वो पूर्व के सभी देशों के साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके। ठीक। इंग्लैंड की किसी अन्य कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। जिसके अंदर इंग्लैंड की कोई भी अदर कंपनी है, उसको क्या नहीं था, अधिकार नहीं था कि वो क्या कर सके, व्यापार पूर्व की कंपनियों के साथ क्या कर सके, व्यापार भी कर सके। इसी व्यापार के कारण है ना आगे बहुत से युद्ध के कारण बने थे, जो कि हम आगे देखेंगे अलग अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से बच्चों ये होता है कि हमें ना पूरे चैप्टर की ना नॉलेज हो जाती है और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा तो हम उसे अच्छे से लिख सकते हैं। चैप्टर में जब हम चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो हर चैप्टर में से ना बहुत सारे 1 मार्क्स के या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। चैप्टर पढ़ना भी मस्ट है, तो ये क्वेश्चन भी तभी बनते हैं जब हम चैप्टर को अच्छे से स्टडी करते हैं और हम इन्हें तभी लिख पाते हैं। ओके, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है, भारतीय तटों पर आने वाली अन्य व्यापारिक कंपनियां कौन सी थी। तो भारत के जो तट है, यानी कि जो सीमाएं हैं, हमें पता है सबसे पहले भारत की खोज किससे हुई थी, समुद्र तट के दौरान ही हुई थी, वास्को डी गामा ने करी थी। और सबसे पहले समुद्र के द्वारा ही कहाँ आया था भारत की, उसने खोज करी थी। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत के पास हुई थी, समुद्र तट के पास थी। तो पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर उतरे और गोवा में खुद को स्थापित किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। हमने 1 नंबर के क्वेश्चन में करा ही था कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था, उसने भारत की खोज करी थी। तो वो गोवा में उसने अपनी खुद की कंपनी खोली थी। पुर्तगालियों ने कहाँ पर डेरा जमाया था, गोवा में बनाया था। तो बाद में 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने भी भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। तो भाई गिन गिन के सभी आए थे, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे। ठीक है, पर जो मेन व्यापार फैलाया था वो अंग्रेजों ने फैलाया था, यानी कि ब्रिटिश ने फैलाया था। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है, भारतीय राज्यों पर कब्जा करते समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन नियमों का पालन किया। जब भारतीय राज्यों पर कब्जा कर रहे थे तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन नियमों का पालन किया था। तो उत्तर आता है, कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र या राज्य पर हमला नहीं करती जिसे वह नहीं जानती। तो कंपनी ऐसे राज्य पर, ऐसी जगहों पर हमला नहीं करेगी जिन्हें वो नहीं जानती है। इसने भारतीय राज्यों में अपना रेजिडेंट नियुक्त किए। ये रेजिडेंट उनके एजेंट थे, तो उन्होंने क्या करा, खुद के ही रेजिडेंट बना दिए। मतलब भारत में आके खुद के ही अपने अपने रेजिडेंट बना दिए और उन्हें कंपनी में सर्वोत्तम हित में काम करना था और राज्य में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। उन्हें क्या करना था, अपने हित के लेकर कार्य करने थे, राज्य के अंतरिक्त मामलों में हस्तक्षेप देने थे।
करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राज्य को एक स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। तो जो राज्य था उसको सेना रखने की अनुमति नहीं थी। अब आप देख रहे हो किस तरीके से सारे कार्य किए जा रहे थे राज्य में। अतिरिक्त हमें सेना रखने की अनुमति नहीं थी, हमारे रेजिडेंट भी उनके खुद के बन रहे थे सर्वोत्तम हित के लिए जो उनके काम करते, और अतिरिक्त मामलों में वो हस्तक्षेप करने लगे। ठीक, अब हमारा प्रश्न आता है 5। कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट के पास क्या क्या शक्तियाँ थी। अब कंपनियां ही रेजिडेंट चुनती थी जो कार्य में हस्तक्षेप किया करते थे। जो कार्य होते थे उनमें अपना क्या करते थे, वर्क दिया करते थे कि किस कार्य को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कहाँ से लेन देन है, ये सारी चीज़ें। तो वो कैसे शक्तियों का क्या करती थी, नियुक्त किया करती थी कंपनी जो थी। कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट बहुत शक्तिशाली होते थे। पहली बात तो भारतीय नवाबों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे रेजिडेंट द्वारा निर्धारित हर नियम का पालन करें। जो भारत में पपेट नवाब थे यानी कि कठपुतलीनुमा नवाब थे, उनसे क्या किया जाता था, ये अपेक्षा की जाती थी कि वे रेजिडेंट द्वारा जो रेजिडेंट के द्वारा निर्धारित नियम हैं उनका पालन करें। नवाबों को ब्रिटिश सरकार की अधीन रखना चाहिए और यह रेजिडेंट द्वारा सुनिश्चित किया जाता था। यदि कोई नवाब रेजिडेंट के विरुद्ध कार्य करता है तो इसका परिणाम कैसा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा और युद्ध होता था। तो अगर कोई भी नवाब, पपेट नवाब क्या करता था, कठपुतलीनुमा नवाब क्या करता था, रेजिडेंट की बात नहीं मानता था, उसके अकॉर्डिंग नहीं चला करता था, तो क्या होता था, यही सारे भारत के अंदर किसके कारण बनते थे, युद्ध के कारण बनते थे। अब प्रश्न नंबर 6। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 आता है, हमने सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी करा था, सर्वोच्चता की नीति का वर्णन करें। अब इसमें वर्णन करना है, इसमें सिर्फ पूछा गया था हमसे कि नीति है क्या, वर्णन करना है। लॉर्ड हेस्टिंग ने भारत में सर्वोच्चता की नीति शुरू की। ठीक, इस नीति के तहत कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो हेस्टिंग ने भारत में सर्वोच्चता की नीति शुरू की। इस नीति के तहत जो ये नीति थी, इसके दौरान कंपनी ने दावा किया कि उसका जो अधिकार है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारत राज्यों की तुलना में क्या थी, अधिक थी। तो भारत राज्यों की तुलना में उसकी राज्य यानी कि उसकी जो पावर थी लॉर्ड हेस्टिंग की वो ज़्यादा थी। ठीक, अगला प्रश्न है नवाब होने का क्या मतलब है। अब नवाब होते क्या थे, मतलब नवाब है ही क्या। इसका मतलब यह था कि कंपनी को ज़्यादा ताकत और अधिकार मिल गए, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी था। हर कंपनी कर्मचारी के मन में नवाबों की तरह रहने का सपना आने लगा। देखो, नवाबों का मतलब क्या होता था कि नवाब बनाए जाते थे जो कंपनी अपनी तरफ से नियुक्त कर देती थी कि उस राज्य का बना दिया करती थी। उनका काम क्या होता था, जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया कंपनी उनको चला रही है उस हिसाब से उनको कार्य करने हैं और चीज़ें करनी है। कंपनी से को ज़्यादा ताकत और अधिकार मिल गए तो उन्होंने अपने नवाब बनाए, नवाबों को अपने तरीके से चलाया तो कंपनी को सारे अधिकार मिल गए। अब मैं अपना कोई मेंबर क्या करूँगी, इंक्लूड करूँगी किसी कंपनी में, तो वो मेरे हिसाब से कार्य करेगा, तो बेनिफिट किसे है, मुझे है। ओके, अब हमारा प्रश्न नंबर 8 आता है। इसको दो तरीके से आ सकता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था और मतलब उसमें क्या क्या हुआ था। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। विभिन्न मोर्चों पर लड़ा गया था ये, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को उड़ीसा और आगरा और दिल्ली सहित यमुना नदी के उत्तर के क्षेत्र शामिल थे। तो आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन से राज्य शामिल थे, अंग्रेज को उड़ीसा, आगरा और दिल्ली, यमुना नदी के जितने भी क्षेत्र थे वो इसमें शामिल थे। और ये सारे इसमें शामिल होने के कारण ही क्या बने थे, यहाँ पर दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9। कंपनी को भारत में अधिकांश माल ब्रिटेन से आयातित सोने और चांदी से क्यों खरीदना पड़ा। यानी कि कंपनी को भारत में जो अधिकांश माल था उसे सोने और चांदी से क्यों खरीदना पड़ा। कंपनी को भारत में अधिकांश माल ब्रिटिश से आयातित सोने और चांदी से खरीदना पड़ता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई माल नहीं था। उनके पास ऐसा कोई माल नहीं था कि जो वो भारत में बेच सके, इसलिए वो सोना और चांदी देकर भारत का माल खरीदा करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, रायन्ना कौन था और ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, तो रायन्ना कौन था। कित्तूर में सांगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। तो कित्तूर के संगोली में एक गरीब चौकीदार था रायन्ना, इन्होंने क्या करा था, प्रतिरोध जारी किया था। लोगों के समर्थन से उसने कई ब्रिटिश शिविरों और अभिलेखों को नष्ट कर दिया था।
तो रायन्ना ने क्या करा था, जितने भी ब्रिटिश के क्या थे शिविर थे, अभिलेख थे, उनको नष्ट कर दिया था। उसे 1830 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया था। तो रायन्ना कौन था, वो कित्तूर के संगोली में एक गरीब चौकीदार था। उसने क्या करा था, प्रतिरोध किया था, ब्रिटिश के शिविरों को नष्ट कर दिया था, इसलिए 1830 में ब्रिटिशर्स ने उसको क्या कर दी थी, फांसी पर लटका दिया था। ओके, अब हमारा प्रश्न नंबर 11 आता है, भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति से कंपनी को किस प्रकार मदद मिली। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों ने भारतीय राज्यों के अतिरिक्त मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो रेजिडेंट क्या होते थे, आपको पता ही, रेजिडेंट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो जो ब्रिटिशर्स नियुक्त करते थे, जो उनका हस्तक्षेप रखा करते थे, सारे के सारे उनके जितने भी डॉक्यूमेंट है, मतलब जितना भी कार्यशैली चल रही होती थी, उन पर ध्यान रखते थे। तो रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों ने भारतीय राज्यों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप, मतलब उनको के काम में दखलंदाजी देना शुरू कर दिया। वे यह तय करने की कोशिश करते थे कि राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा और प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया जाएगा, प्रशासन के तौर पर किसे चुना जाएगा, और राजगद्दी का उत्तराधिकारी यानी कि वही वंशानुगत जो चलती आती थी उसके थ्रू होगा या प्रशासनिक के थ्रू होगा। ठीक, अब हमारा प्रश्न नंबर 12 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया। ऐसे क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से जो थी यूरोप की कंपनियां वो भारत की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। देखो, यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी ना, वो भारत की ओर आकर्षित हुई क्योंकि भारत में उत्पादित उत्तम गुणवत्ता वाला कपास था। यहाँ पे जो मटेरियल था, जितना भी मटेरियल है हमारा, वो बहुत ज़्यादा क्या, वो अच्छी क्वालिटी का था। ऐसे कपास है, रेशम है, और यूरोप में कैसे थे, बड़े बड़े बाजार थे वो, क्योंकि वो विकसित देश था। विकसित देश में तो चीज़ें आराम से नई नई टेक्निक से न्यू प्रोडक्शन बना सकते थे, तो वो इसीलिए यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। तो वो यहाँ पर पुर्तगाली, आपको पता, सबसे पहले खड़े मसाले लेने आए थे। तो काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी वो यहाँ से कम उस मात्रा में, मतलब कम पैसे में लेकर जाते थे और वहाँ पर दोगुनी ज़्यादा कीमत पर बेचा करते थे, जिससे वो व्यापार चलाते थे। ओके क्लास, थैंक यू। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।